Yes. Hello class 12 students. We are continuing with our lecture 11 part 2 जिसमें आज हमें डिस्कस करना है about Schrödinger wave equation. तो Schrödinger wave equation is basically बेटा heard of quantum mechanics और wave mechanics. ठीक है. एक तो न्यूटन की मैकेनिक्स हम डिस्कस करते हैं. न्यूटन की मैकेनिक्स हम कहाँ डिस्कस करते हैं? न्यूटन की मैकेनिक्स हम डिस्कस करते हैं टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मोशन हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स विच इज बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज concept and which is based on Heisenberg's uncertainty principle. तो दोनों प्रिंसिपल के बेसिस पर एक नई मैकेनिक्स निकाली गई क्वांटम मैकेनिक्स विच एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और ये जो मोशन एक्सप्लेन किया जाता है, दिस मोशन इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ a basic equation known as Schrödinger wave equation. What is Schrödinger wave equation? I am writing the basic Schrödinger wave equation. Basic Schrödinger wave equation is beta del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square plus 8 pi square m by h square e minus v psi is equal to 0. ठीक है. What is psi? ये हम बात ही कर चुके हैं. Psi is what? Amplitude of electron wave, also known as wave function. तो wave function is बेटा function of x, y, z, है ना. x, y, z क्या है? r, theta, phi जैसे तीन components हैं. What is E here? E is total energy. What is V here? V is potential energy. E is total energy and what is V here? V is potential energy. Right? Del square psi by del x square plus del square psi by del z square plus del square psi by del x square. Basically ये psi का motion explain कर रहे हैं in 3 dimensions. Right? Plus 8 pi square e minus v psi that is equal to 0. E total energy है, v potential energy है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है by putting the values of e and v और उससे psi की वैल्यू निकाली जाती है. Every solution of Schrödinger wave equation gives infinite solution. आप किसी भी psi की वैल्यू पर कुछ e और v की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे. लेकिन ओनली फ्यू सॉल्यूशंस आर कॉल्ड अलाउड सॉल्यूशंस और अलाउड एनर्जी स्टेट्स. और उन एनर्जी स्टेट्स पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी. तो जो प्रॉपर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है इस मेन इक्वेशन की, उसको दो पार्ट्स में हम सॉल्व कर सकते हैं और ब्रोक भी कर सकते हैं और उन्हीं दो पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली जो ये psi को आपने कहा है x, y, z, ये x, y, z आपको बेसिकली n, l, m क्वांटम नंबर्स के बारे में बताएगा. पीरियोडिक टेबल में हम ये क्वांटम नंबर्स पढ़ के आए थे. n क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में बताता है. बेसिकली रेडियस के बारे में बताता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के बारे में बताता है. L जो है वो क्या बताता है? सबशेल बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में. M क्या है? ओरिएंटेशन बताता है, इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है. तो बेसिकली जो ये वेव फंक्शन psi है, दिस कैन बी broken into two parts and solved. This can be broken into two parts and solved. मैंने कल भी आपको बताया था. One is radial part and another one is angular part. रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट में आप
इसको ब्रेक करके समझ सकते हैं। रेडियल पार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? रेडियल पार्ट को आप समझते हैं साई इज, व्हाट इज साई? साई इज r theta phi. Radial part is psi r and angular part is psi theta phi. क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे देखें तो L और M जो है वो हमें किससे मिलता है? एंगुलर पार्ट से, कि शेप कैसी है उस ऑर्बिटल की और उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की ओरिएंटेशन क्या है, किस एक्सिस के अलोंग वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, किस डिस्टेंस पे पाए जाएंगे, इसको हम कैसे बताते हैं? थ्रू रेडियल पार्ट। तो साई को हम दो पार्ट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट, राइट। ईच साई जो है उसके पास हर क्वांटम नंबर की एक्सप्लेनेशन के लिए एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें साई को सॉल्व करना पड़ेगा, श्रोडिंगर इक्वेशन की सॉल्यूशंस देखनी पड़ेंगी, जो कि हमारे सिलेबस के, हमारे अप्रोच के क्या है, बियॉन्ड है। तो हम सिर्फ इसका आउटकम देखेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द बेसिक नॉन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ दिस इक्वेशन कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रेडियल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी? क्योंकि उसी के बाद हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स भी समझने हैं। हम डिस्कस करते हैं अबाउट रेडियल प्रोबेबिलिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो बेटा, रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मतलब हम साई के रेडियल पार्ट के बारे में ही डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। रेडियल पार्ट के बेसिस पर रेडियल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम कहेंगे कि रेडियल प्रोबेबिलिटी इज द it is the probability of finding electrons. It is the probability of finding electrons in the region between the radius r plus dr, ठीक है, in the region r and r plus dr। सपोज ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस r है और ये आगे फिर जो रीजन है दैट इज dr। तो इतने रीजन में, है ना, इतने रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कैपिटल R इंटू आर, ठीक है। दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज इट्स? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द रीजन R एंड R प्लस dr। R प्लस R dr में के रीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम रेडियल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ कर्व्स बनाती हूँ यहाँ पर आपके लिए बोर्ड पे, और उन कर्व्स को देख के हमें ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर कर्व्स हैं ये कौन कौन से ऑर्बिटल के लिए रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हाँ जी बेटा, तो कुछ कर्व्स मैंने ड्रॉ किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये आपसे पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं अबाउट नोड्स, नोडल पॉइंट, नोडल प्लेन्स और नोडल सरफेसेस। तो शुरुआत करते हैं नोड्स, नोड या नोडल पॉइंट। क्या होता है ये? नोड या नोडल पॉइंट होता है रीजन वेयर probability of finding an electron is 0. Region where probability of finding an electron is 0. This is nodal point. Second, nodal
नोडल सरफेस और नोडल प्लेन। ठीक है, क्या होता है नोडल सरफेस और नोडल प्लेन? नोडल सरफेस और नोडल प्लेन होता है द प्लेन प्रेजेंट where probability of finding an electron is zero. Finding an electron is zero. ठीक है, this nodal plane or nodal surface is also known as angular node, है ना। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया किसी भी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड की वैल्यू किसके बराबर होती है? L के बराबर। थर्ड इज रेडियल नोड। रेडियल नोड साइड r का फंक्शन या r का फंक्शन, तो रेडियस बेसिकली और डिस्टेंस कह सकते हो आप, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर probability of finding an electron is zero, right? Radius or distance from the nucleus psi r or r where probability of finding an electron is zero is said to be the radial node. ये जो कर्व हमने बनाए हैं बेटा, ये psi r मतलब psi के रेडियल पार्ट को कंसर्न करते हुए भी ये हमने बनाया है। एंगुलर पार्ट्स का कोई डिस्कशन किसी भी कर्व में नहीं है। तो जो r यहाँ पर स्मॉल r डिनोट कर रहा है, दिस r इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस r? दिस r इज बच्चे सभी नोट के नोट करो, दिस r इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, व्हाट इज psi? psi इज वेव फंक्शन। व्हाट इज psi स्क्वायर? वेव फंक्शन का स्क्वायर। and what is this expression? This expression is radial probability. This is radial probability. This is radial probability. This is psi square and this is psi. ठीक है, ये देखो जब एक भी नोड नहीं आ रहा, आप सबको पता है रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? n minus l minus 1। ठीक है, इन तीनों कर्व में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जहां रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो? जीरो। इन तीनों कर्व्स में जो रेडियल नोड है वो जीरो है, मतलब n minus l minus 1 जीरो है, तो n 1 रखे, l 0 रखे, तो n minus l minus 1 क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। दिस कर्व इज वैलिड फॉर 1s, राइट? दिस कर्व इज वैलिड फॉर 1s। सिमिलरली इस कर्व में भी देखो, यहाँ 2p के लिए भी वैलिड है, 2p के लिए भी वैलिड है। 2p के लिए कैसे वैलिड है? 2p के लिए इस हिसाब से वैलिड है कि n minus l minus 1, 2 minus 1 minus 1, दैट इज अगेन जीरो। देखो इसमें भी कोई रेडियल नोड नहीं है, लेकिन ये रेडियल प्रोबेबिलिटी का कर्व तो सेम है, लेकिन जो psi स्क्वायर और psi का कर्व है वो अलग है, क्योंकि 2p के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के पास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जबकि 1s न्यूक्लियस के नियरर है एज कंपेयर टू 2p। तो 1s के न्यूक्लियस के पास ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत जीरो। ये बिल्कुल टच नहीं करता, थोड़ा सा दूर रहता है। तो बेसिकली 1s और 2p में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्योंकि दोनों के लिए रेडियल नोड्स जीरो है। 1s ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी तीनों ही न्यूक्लियस से ज्यादा दूर नहीं होंगी। तीनों का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होगा, मैक्सिमम होगी न्यूक्लियस के पास। जबकि 2p ऑर्बिटल्स का कर्व ओरिजिन से शुरू होता हुआ जाएगा और थोड़ा दूर जाके 2p के इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो बेसिकली psi स्क्वायर और रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल नोड्स जीरो, रेडियल नोड्स 1s और 2p दोनों के लिए जीरो है, लेकिन दोनों के लिए कर्व्स का डिस्टिंक्शन हमने कैसे किया है कि 2p में जो रेडियल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी वो न्यूक्लियस से थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पे होगी, जबकि 1s की न्यूक्लियस के बहुत पास होगी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। 2s की बात करें तो 2s के लिए रेडियल नोड्स कितनी होगी बेटा? 2 minus 0 minus 1, ये देखो 1 रेडियल नोड, 1 रेडियल नोड, ये टच नहीं कर रहा है, ये ऊपर रहेगा
1 रेडियल नोड, ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इटसेल्फ इज द नोड, इसको नहीं काउंट करते। उसके अलावा रेडियल नोड इन तीनों कर्व्स में कितनी है, 1 है, और न्यूक्लियस से थोड़ा दूर इलेक्ट्रॉन्स पाई जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये कर्व बेटरली किसको डिनोट कर रहे हैं, 2s सिस्टम को डिनोट कर रहे हैं। तो बेसिकली रेडियल प्रोबेबिलिटीज में जो आपको सबसे बड़ी चीज आइडेंटिफाई करनी है कर्व को देखते ही, वो आइडेंटिफाई करना है अबाउट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो अगर रेडियल नोड्स का फॉर्मूला आपको याद है n-l-1, और ग्राफ को देख के आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ ये चीज़ ज़ीरो हो रही है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ ये चीज़ ज़ीरो हो रही है उसी पॉइंट को आप क्या कह दोगे, रेडियल नोड। कितनी रेडियल नोड्स हैं ये आइडेंटिफाई आपको करनी आ गई, तो कौन सी n और l वैल्यूज़ पे ये सेटिस्फाई करती हैं वो आप बेटरली निकाल सकते हैं। अब फिर अगर मोर देन 1 के लिए सेटिस्फाई हो रही हो, तो मैंने आपको बताया 1s और 2p में जैसे दोनों के लिए रेडियल नोड्स का नंबर 0 आ रहा था, तो दोनों को डिफरेंशिएट आपने किस बेसिस पर किया, इस बेसिस पर किया कि 1s तो न्यूक्लियस से दूर है जबकि 2p न्यूक्लियस के पास है, सॉरी, और 2p न्यूक्लियस से दूर है। तो इस बेसिस पे आपने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की कि कौन से कर्व 1s के लिए बेटर रहेंगे और कौन से कर्व 2p के लिए बेटर रहेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, वो रिगार्डिंग क्वांटम नंबर्स एंड रिगार्डिंग सम थिंग्स, तो वो भी हम लास्ट में इस टॉपिक के नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का नॉन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है वो हमने देख लिया है कि ये कहता है कि कोई फिक्स जगह नहीं है, आप डेफिनेट की जगह शब्द हटा के शब्द यूज करें प्रोबेबिलिटी, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस, वो हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे some important points on quantum numbers। ठीक, सबसे पहला ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो बोर ने बता दिया था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, nh/2। सेकेंड एज़िमुथल क्वांटम, दिस इज वेरी ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए सब्सिडरी एंगुलर मोमेंटम, या इसको आप लिख सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट l into l+1 h/2, अंडरस्टूड, अंडर रूट l into l+1 h/2 by ऑर्बिटल। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा बेटा, अंडर रूट s into s+1 h/2 pi। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट s into s+1 h/2 pi। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एज़िमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। कहाँ पढ़ा है हमने, पीरियोडिक टेबल में। फिफ्थ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, बताओ, 2n², है ना। कहाँ पढ़ा आपने, क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया है कि एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2n²। एक सबशेल में कितने आ सकते हैं, maximum number of electrons in a subshell, एक सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 into l+1। आप l, m, n, s इसकी कोई भी वैल्यू डाल के इसको आप
बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्वांटम नंबर्स इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो क्वांटम नंबर्स आपने जरूर रिवाइज करने हैं। हमने करे कहाँ हैं, हमने क्वांटम नंबर्स सब कवर किए हैं इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कुछ और नोड्स का फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूँ। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड्स आर इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, वाइल एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, l। सो बेटा किसी भी ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या हो गया, n माइनस 1। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक। एक लास्ट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप इसको n कह दो तो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, ये एक तरीका है मेजर्ड फॉर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, कौन सी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होती है, कौन सी डायमैग्नेटिक होती है। जिन स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उन स्पीशीज को क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। जबकि ऐसी स्पीशीज जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, डायमैग्नेटिक स्पीशीज। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म दी जाती है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। ये किसके बराबर होती है, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जो यूनिट होती है वो यहाँ होती है bm। bm इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और इस यूनिट का नाम क्या है, इस यूनिट का नाम है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से देख लें। इन फॉर्मूला के बेसिस पे एक आधा क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाए। सो लेट अस हैव अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम द कंसेप्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो सपोज क्वेश्चन इज गिवन, mnx plus has magnetic moment 5.9 dm, find x, ठीक है। एक आयन है mnx plus, हमें ये नहीं पता कितना पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हमें ये पता है कि इस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। हमें बताना है कि ये चार्ज क्या होगा। ये चार्ज x बताने के लिए सबसे पहले हमें डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट इज अंडर रूट n into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन। दिस इज 5.9 is equal to under root n into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन। Here n comes out to be 5। मतलब ये कोई ऐसा आयन है जिसका इतना चार्ज है कि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हम Mn का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Mn's एटॉमिक नंबर इज 25, इट्स एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज R118 4s2 3d5 4s2 3d5। तो हमें इस पे कुछ ऐसा चार्ज रखना है कि इसके ये इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट रहे और ये सारे निकल जाए, क्योंकि अगर एक निकाला तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, दोनों ही निकालने पड़ेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 रहेंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी पेयर्ड है। तो इसका मतलब हमें Mn2 प्लस बनाना पड़ेगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 आएगा, और 3d5 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दैट x is 2, that is why this Mn2 plus ion will be having a magnetic moment of 5.9 बोर मैग्नेटॉन। तो देखिए मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्वांटम नंबर वाला सारा कंसेप्ट हम कहाँ पढ़ के आए हैं, क्वांटम नंबर वाला सारा कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड इट इन द चैप्टर पीरियोडिक टेबल। तो वहाँ से आप क्वांटम नंबर शुरू के पहले 2 लेक्चर ही क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर हैं, वो सारा आपने वहाँ से करना है। दिस इज हाउ वी कंक्लूड आवर चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर।